नमस्कार दोस्तों, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है। ये वो जजमेंट्स हैं जो इंडियन पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के और पॉलिटी के स्टूडेंट्स इन केसेस को अलग अलग चैप्टर्स में, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस, इन सब में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन टॉपिक्स में इसको पढ़ा जाता है। तो इन सारे जो केसेस हैं, इन केसेस को एक ब्रीफ नोट के तौर पर हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 से 4 पार्ट में पूरा लेक्चर होगा। पहला लेक्चर आज का जो है उसमें हम 5 केसेस को लेंगे। ये 5 केसेस हैं। पहला केस है चंपकम दोराई राजन केस, जो कि चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 का केस है। दूसरा केस शंकरी प्रसाद का केस है जो 1951 का है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है 1967। चौथा केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है और 1973 का ये केस है, और ये बहुत फेमस केस है। ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन और सब में पढ़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और पांचवा केस जो आज का है वो 1976 का एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का है, जिसको बहुत ही फेमस तौर पर हैबियस कार्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इन 5 केसेस को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के केसेस को करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सारे केसेस ऑर्डर में हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला केस जो है वो चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास है। ये केस जो है वास्तव में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो दिया जाता है उस पर था। एक्चुअली जो मद्रास गवर्नमेंट थी उसने एक ऑर्डर पास किया था। उस ऑर्डर के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और कॉलेज में एजुकेशनल सीट्स थी, एडमिशन की सीट्स थी, उस पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया गया था। तो चंपकम दोराई राजन ने इसके अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट में एक केस किया था, और उनका जो मत था, जो उनका व्यू था, वो ये था कि ये गवर्नमेंट ऑर्डर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है सोनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सोनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, तो इस पर जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने डिसाइड किया। उसका जो जजमेंट है उसमें उन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर को कैंसिल किया और ये कहा कि ये मामला सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रखता है, इसलिए इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हाई कोर्ट के डिसीजन को ही अपहेल्ड किया और साथ ही साथ ये भी क्लियर किया कि इस तरीके से दिया गया रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 का वायलेशन कर रहा है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के इन 2 आर्टिकल्स का वायलेशन कर रहा है जब हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली हुआ ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना पड़ा, जो कि इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1951 का, और इस एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ मद्रास गवर्नमेंट ऑर्डर वाज अपहेल्ड, यानी कि मद्रास गवर्नमेंट ने जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया था उसको वैलिडेट किया गया वाया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आपका पूरा चंपकम दोराई राजन केस है। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अगेंस्ट कोर्ट ने उसको सही माना कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस ऑर्डर को, इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जा सकता है। यही परिणाम है, यही अंतिम कॉन्सिक्वेंस है चंपकम दोराई राजन केस का। दूसरा जो केस है वो इम्पॉर्टेंट है, शंकरी प्रसाद केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 1951। जो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ना शुरू करते हैं तो आर्टिकल 13 आता है, जिसमें लॉ है। लॉ की डेफिनेशन है कि कोई भी तरीके का लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा वो लागू नहीं होगा। तो इस शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 है वो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को लिमिट नहीं करता है। इसका मतलब पार्लियामेंट किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, लॉ बना करके फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकती है।
ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल है वो आर्टिकल 368 है। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत अगर पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है तो उस पर कोई लिमिटेशन आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 नहीं लगाता। इसका मतलब शंकरी प्रसाद केस क्लियर कर रहा है कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आते हैं तीसरे केस पर। जो थर्ड केस है वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, 1967 का ये केस है। जो गोलकनाथ हैं ये एक बहुत बड़े किसान हैं, लैंडलॉर्ड हैं पंजाब के। पंजाब में हुआ ये कि एक पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953 पास किया गया और उसके अंतर्गत लैंड सीलिंग की गई और इनसे कहा गया कि बहुत सारी ज़मीन आपकी लैंड सीलिंग में चली जाएगी। इसके अगेंस्ट ये चले गए सुप्रीम कोर्ट और इन्होंने कहा, पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट गए तो किस आर्टिकल के अंतर्गत गए, आर्टिकल 32 के अंतर्गत गए और इन्होंने कहा कि ये जो लैंड सीलिंग के लिए एक्ट आया है ये आर्टिकल 19F, 19G और आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है। ठीक है। तो वास्तव में इस गोलकनाथ केस में दो मुद्दे थे। जो पहला मुद्दा था वो ये था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं उनको क्या हम लॉ मानेंगे, वेदर दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13(2), क्योंकि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 ही ये कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा वो लागू नहीं होगा। तो अब पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको हम लॉ माने या ना माने आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड ही था वो ये था कि क्या जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड किया जा सकता है अथवा उनको अमेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल वर्डिक्ट दिया, जो फाइनल डिसीजन दिया, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत लॉ के मीनिंग में आएगा। ठीक है। इसका मतलब कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया है उसको हम लॉ ही मानेंगे और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने में रोकता है। ठीक है। जो उसको फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहे हों। ठीक है। तो और दूसरी बात इन्होंने जो बहुत इम्पॉर्टेंट कही इस केस में वो ये थी कि आर्टिकल 368 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट को अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पावर नहीं दे रहा है, केवल वो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट बता रहा है। ठीक है। तो गोलकनाथ केस की दूसरी सबसे बड़ी बात जो थी, पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे वो लॉ की डेफिनेशन में आएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर नहीं दी है आर्टिकल 368 ने, बल्कि केवल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट बताया है। ठीक है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी इस डिसीजन में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया कि जो भी वर्डिक्ट होंगे वो फ्यूचर अमेंडमेंट्स पर लागू होंगे और इसके अंतर्गत डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग को भी इन्होंने पास किया। ठीक है। इन्होंने अप्रूव किया। तो इसके कारण क्या हुआ, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बन गई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब पहली चीज़ तो ये है कि 368 के अंतर्गत वो अमेंडमेंट कर नहीं सकते क्योंकि अमेंडमेंट की पावर नहीं थी और ये पार्लियामेंट की पावर्स को एक बहुत बड़ी तरीके से रोक रहा था। तो अब क्या हुआ कि इंडियन पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया जिसको 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, 1971 का ये है। और इस अमेंडमेंट में ये क्लियर किया गया कि आर्टिकल 13 पार्लियामेंट को किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से नहीं रोकता, जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट को दी गई है। दूसरी खास बात जो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से निकल करके आई कि आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को पावर भी दे रहा है और प्रोसीजर भी बता रहा है। ये क्लियर किया गया कि आर्टिकल 368 ही
एम्पावर भी कर रहा है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, और उसके साथ साथ उसको प्रोसीजर भी उसका बता रहा है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी 24th अमेंडमेंट की, कि प्रेसिडेंट शैल असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दैट इज ड्यूली पास्ड। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पूरे तरीके से पास हो गया है तो प्रेसिडेंट को उस पर अपनी असेंट देनी होगी। ठीक है, तो गोलकनाथ केस के बाद ये क्लियर हो गया कि अब पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट के अंतर्गत इन पावर्स को इनहेरिट करेगी। नेक्स्ट केस जो है वो केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बार बार ये न्यूज़ में भी रहता है और कई बार पूछा गया है पहले, बहुत पहले के पेपर्स में, अभी रिसेंट पेपर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो केशवानंद भारती केस जो था वो वास्तव में केशवानंद भारती साहब को 24th, 25th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इश्यूज़ थे और इसको उन्होंने चैलेंज किया था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्वेश्चन किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को इसके साथ साथ जो गोलकनाथ का डिसीजन था उसको भी रिव्यू करना था। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस का जो बेसिक इश्यू है वो 24th, 25th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है प्लस गोलकनाथ केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली दो चीज़ें देखनी थी। पहली चीज़ ये थी कि क्या पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर रखती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की या नहीं, यानी कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की या कोई लिमिट है। दूसरी चीज़ जो इन्हें देखनी थी कि क्या जो आर्टिकल 13 है वो पार्लियामेंट्री पावर को अमेंड करता है फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए या अमेंड करने के लिए या नहीं, यानी कि आर्टिकल 13 क्या पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। ये दो मामले ही देखने थे केशवानंद भारती केस में बेसिक तौर पर। इसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है 13 जजेस की और जो डिसीजन होता है वो 7-6 की मेजॉरिटी से होता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है और पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स बहुत सारी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को या बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करेगा। अदर देन दैट वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकता है। दूसरी बात ये थी कि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि वो समय समय पर जो डिसीजंस होंगे उनमें उसको इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा। द थर्ड पॉइंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एंड इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन एज स्टेटेड इन द शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केस। यानी कि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉ इस्तेमाल किया गया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें केवल ऑर्डिनरी लॉ ही शामिल होंगे और यही डिसीजन शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में भी दिया जा चुका था। लास्ट केस आज का हम डिस्कस करते हैं। लास्ट केस जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर का है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। इसको हम हैबियस कार्पस केस के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में हुआ ये था कि जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी 75 में, उसके अंतर्गत बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट में अरेस्ट किए गए थे और सभी अरेस्ट हुए लोगों में से कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत अपील करी थी हैबियस कार्पस की। हाई कोर्ट्स ने हैबियस कार्पस की रिट जारी करी और हाई कोर्ट्स ने जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर था नेशनल इमरजेंसी का और उनको अरेस्ट करने का, उसको चैलेंज किया और ये माना कि जो राइट टू लाइफ है वो एक नेचुरल राइट है और उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हैबियस कार्पस दिया जाएगा ही। ठीक है, और ये एक बेसिक अजम्पशन है हाई कोर्ट्स का इस केस में। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने मेजॉरिटी डिसीजन में ये डिसाइड किया कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ऑफ सस्पेंडिंग फंडामेंटल राइट ऑफ अंडर आर्टिकल 21 इज़ वैलिड, यानी कि
प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर के द्वारा लोगों को गिरफ्तार करवा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लग सकती है और उसके दौरान राइट टू लाइफ नहीं होगी आपके पास, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आर्टिकल 21 नहीं होगा, ये सस्पेंड रह सकता है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय तो ये ज़रूर कहा था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये क्लियर किया कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 दोनों नॉन सस्पेंडेबल हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका क्लियर करता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाले केस में कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये माना कि आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट ने ये क्लियर किया कि इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 21 और 22 को। तो ये 5 केसेस थे आज के। इसके आगे के केसेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप लोगों को अगर इसकी PDF चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ईमेल आईडी दे दीजिएगा, तो आपको इसके जो PDF है वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे कवर करेंगे।